हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश शर्मा और आप सब लोग देख रहे हैं मैथ्स बाय आकाश शर्मा चैनल को। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूं पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं, लेकिन सफ़र पर चलने से पहले आपको एक कोटेशन की तरफ लेकर चलता हूं, जिसमें लिखा है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उन्हीं के पीछे एक दिन काफिला होता है। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करिए डिटर्मिनेशन से। बिल्कुल दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मेरे को इसी साल 2020 के एंड तक जो भी फॉर्म निकलेगा या जो भी वैकेंसी मेरी आएगी, जो भी एग्ज़ाम मेरा होगा, उसमें मुझे अच्छा स्कोर करना है। तो इसी मोटिव को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करें। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ पहले पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट लिखा हुआ है आपके सामने कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपके सामने लिखा हुआ है अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या आप बोल सकते हैं मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जमा ब्याज। इसका हम प्रयोग जो है क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा करेंगे। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जमा ब्याज। मूलधन तो वो राशि है जो आपने उधार ली। मूलधन तो वो राशि होती है जो आपने उधार ली। ब्याज होता है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओ। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जितने भी साल हैं उस पर ब्याज लीजिए। कुल वर्षों में मिला हुआ ब्याज, अगर आप जो आप उधार लाए हो और जो आपने ब्याज कैलकुलेट किया है, अगर आप उन दोनों को जोड़ देते हो तो आपके पास मिश्रधन आता है और इसको आप नेट अमाउंट बोलते हो। मिश्रधन बराबर यानी नेट अमाउंट, आपने कितना लौटाया, आपने ब्याज पर लिए थे पैसे, आपने कुल कितने पैसे वापस किए, उसको हम कहते हैं मिश्रधन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। एक क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चल रहा हूं कि कितने मूलधन को 5% की दर पर, कितने मूलधन को 5% की दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन 2025 रुपये हो जाएगा। आपके दिमाग में आता है, यार आपसे मिश्रधन पूछा गया है, मिश्रधन के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो सबसे पहले तो वही बात आपको ध्यान रखनी है कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जमा ब्याज। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जमा ब्याज। तो मान लेता हूं कि मेरा मूलधन जो है वो 100% है, क्योंकि जब भी कभी आप कोई अमाउंट लेकर आओगे किसी से उधार, तो आप उसे 100% मानोगे। आपने कोई ब्याज पर पैसे लिए, आपको नहीं पता कितने पैसे थे, आपने उसको कितना मान लिया, 100%। अब आप देखेंगे ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5%। लेकिन क्या ये ब्याज पूरे वर्ष के लिए था क्या ये ब्याज पूरे वर्ष के लिए था क्या? नहीं, पूरे वर्ष के लिए नहीं था। कितने महीने के लिए था? 3 महीने के लिए था। यानी आप ये कह सकते हो कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट तो 12 महीने का रहा होगा। कितने महीने का? 12 महीने का। क्योंकि जब भी आपके सामने किसी क्वेश्चन में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी जाएगी तो समझ जाइएगा वो 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी हुई है, जब तक उसने क्लैरिफाई नहीं किया है कि वो कितने महीने की है। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूँ, सिंपली मैं इतना बोलता हूँ 10% दर, तो माना जाएगा कि ये 10% जो है पूरे साल की दर है। मैंने कहा 12% दर, तो आप माना जाएगा कि 12% जो पूरे वर्ष की दर है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 5% की छमाही दर, तो आप उसे समझेंगे कि ये 6 महीने की दर है, क्योंकि आपको बोल दिया गया है 5% की छमाही दर। आपको स्पेसिफाई किया गया है कि जो 5% है ये 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से आप सवाल पढ़ना सीखें। सवाल में लिखा है कितने मूलधन को 5% की दर पर, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, इसका मतलब 1 साल की दर मानी जाएगी। तो 5% का मतलब हुआ 12 महीने की दर हुई। अब 12 महीने की दर अगर 5% है तो 1 महीने की दर कितनी हो जाएगी? 5/12%। और हमें तो 3 महीने की चाहिए, तो गुना में 3 भी कर देते हैं, 3 चौक 12। इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी बैठेगी वो आएगी 5/4%। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरा मिश्रधन जो यहां से निकलेगा वो आएगा 100 + 5/4%। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 400, ये 4 की मल्टीप्लाई इधर जाएगी तो 400 + 5, ये निकलेगा 405/4%। इतना मिश्रधन हमने वापस किया होगा। हमने पैसे कितने लिए थे, उधार कितने लाए थे हम? 100%। लेकिन जब हम वापस करने की बात करने लगे तो वापस कितना करना पड़ा? 405/4%। लेकिन उसने तो वापस कितना किया है? 2025 रुपए। उसने वापस किया है 2025 रुपए। आपको कितना वापस करना था?
आपको वापस करना था 405 बटे में 4%। आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है? आपसे वैल्यू पूछी है मूलधन की, तो आप गुना में लिख लीजिए 100%। तो आप यहां देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा। 405 से ये 5 बार कंप्लीटली डिवाइड है, 4 की गुना ऊपर जाके 5 में हो जाएगी, तो 4 पंजे 20, 20 गुना 100 बराबर 2000 रुपए। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझा कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जमा ब्याज। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मिश्रधन के बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको पहले मूलधन देखना पड़ेगा, फिर ब्याज देखना पड़ेगा, दोनों को जोड़कर, दोनों का सम करके आपको पता चलेगा कि ये मिश्रधन है। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने 100% मान लिया, फिर मैंने कहा 5% 12 महीने का ब्याज रहा होगा, तो हमने क्या किया, 5/4% उसकी 3 महीने की रेट निकाल ली, इसमें 100 में जोड़ के रेट आ गई टोटल 405/4%। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं आपको। लिखा है कि राम ने महेश से 1 रुपये पर 8 पैसे की साधारण दर पर ऋण लिया। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? यहां लिखा है 1 रुपये पर, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। और 100 पैसे पर कितने पैसे की दर थी? 8 पैसे की। आप बताइए, अगर आप 100 पैसे उधार लाते हो और 8 पैसे उस पर साधारण दर से ब्याज देते हो, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होनी चाहिए? आपकी जो रेट बनेगी वो बनेगी 8%, क्योंकि 100 पर तो अगर 100 पर 5 रुपये इंटरेस्ट होता तो 5%, 100 पैसे पर 10 पैसे इंटरेस्ट होता तो 10%, 100 पैसे पर 8 पैसे इंटरेस्ट बोल दिया इसलिए 8% हो गया। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 बटे में 100 गुना में 100, यहाँ से भी तो कितना परसेंट निकलेगा? 8%। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं समझाना चाह रहा, मैं आपको बस कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस सवाल को बस एक लाइन पढ़ो और आपको समझ में आ जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। आपने कहा राम ने महेश से 1 रुपये पर 8 पैसे की साधारण दर पर उधार लिया, इसका मतलब ये 8% रेट की बात करना चाह रहा है। आगे चलते हैं। ऋण लिया, 3 साल के बाद उसने महेश को 1178 रुपये वापस किए। 3 वर्ष के बाद उसने महेश को कितने रुपए वापस किए? 1178 रुपये। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात करके आया हूं कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मैंने मान लिया भाई प्रिंसिपल कितना है? 100% प्रिंसिपल है। उसने इंटरेस्ट कहा है कितने परसेंट है? 8%। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर 1 साल का इंटरेस्ट 8% है तो 3 साल का उसने इंटरेस्ट दिया होगा, तो 3 साल में इंटरेस्ट कितना आया होगा? 24%। बोल सकते हैं अपन लोग ऐसा। तो 100% तो हमारा क्या है? प्रिंसिपल। 24% हमारा क्या है? इंटरेस्ट। तो हमें टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ा होगा? 124%। यानी अमाउंट पे करना पड़ा 124%, और उसने तो कहा 1178 रुपये पे किया आपने, तो 1178 वैल्यू है 124 की, हमको वैल्यू चाहिए 100% की। आप काट सकते हैं, इसको 2 से काटेंगे, पहले 2 से 61 बार, 2 से 62, 2 से ये 50, फिर 2 से अगर आप चाहें तो 31 बार इसको काट लीजिए, फिर 2 से 2 पंजे 10, 1 2 छिका 2 अठे 16, 1 2 9 18, और शायद 31 से पूरा बार जाएगा बच्चे। 31 एकम 31, बच्चे कितने यहाँ से? 17 या 27, और फिर अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 19 बार ये कंप्लीटली चला जाएगा, तो 19 पंजे 95, 950 रुपये। कितनी बार जाएगा? 950 रुपये। तो आपका आंसर बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप ये समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि राम ने महेश से 1 रुपये पर 8 पैसे की साधारण दर, मैंने कहा था ना सिंपल इंटरेस्ट है, क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी तो मैं सिंपल क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छा भी बन सकता है, सिंपल इंटरेस्ट है, हम क्वेश्चन बहुत अच्छा भी बना सकते हैं, हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन अभी बात यह है कि मेरे को सिंपल इंटरेस्ट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए मैं हर एक टाइप का सवाल आपको कराता हुआ जाऊंगा जो सिंपल टाइप्स हैं। फिर हम इसके अच्छे सवाल जो हैं वो भी करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, राम ने महेश से 1 रुपये पर 8 पैसे की साधारण दर से ब्याज लिया, इसका मतलब है आपको पता चला कि 8% है। आपने देखा यार उसने वापस किए हैं, इसका मतलब मिश्रधन वापस किया होगा मूलधन में ब्याज जोड़कर। तो मैंने ब्याज कैलकुलेट किया, 1 साल का 8%, तो 3 साल का 24%, फिर आपने ऐड किया, फिर आपने आंसर निकाल लिया कैलकुलेशन करके। समझ में आ रही है बात? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एक सवाल आपके सामने लिखा है कि एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए साधारण दर से उधार लिया। तत्काल इसी राशि को दूसरे व्यक्ति को 6.25% साधारण दर से उधार पर दे दिया और बताइए इस सौदे में उस व्यक्ति को कितने रुपए लाभ हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो मैं आपको कहूं कि आप SI निकालेंगे PRT परसेंट से, आप SI निकालेंगे PRT परसेंट से, फिर आप दूसरा SI निकालेंगे PRT परसेंट से, फिर आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो इनका अंतर होगा वही उसका लाभ होगा। लेकिन मैं फॉर्मूला लगाऊं क्यों? मेरे दिमाग में जो फॉर्मूले वाला ऑप्शन आएगा ये तो सबसे बाद में आएगा। मैंने कहा था जब आपकी रेट बिना ऐसी आ जाए जिसको आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, जिसको आप इजीली कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, उसको आप SI बराबर PRT परसेंट पे लेकर जाएंगे। जब तक ऐसी रेट आ रही है जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो तब तक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो आप ये समझिए कि एक व्यक्ति ने किसी से पैसे उधार लिए थे 4% पर। कितने परसेंट पर उधार लाया? 4% पर। और किसी को जो रेंट पे दिया या जो किसी को लैंड किया उसने मनी, तो कितने रुपए पर लैंड कर दी है मनी उसने? 6.25% पर। तो कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ है? 2.25% का उसको प्रॉफिट हुआ है। कब प्रॉफिट हुआ है 2.25% का? जब वो 4% पर उधार लेकर आया है और आगे सामने वाले को कितने परसेंट पर दे रहा है? 6.25% पर उधार देता है। तो 1 ईयर में उसको 2.25% का प्रॉफिट होता है। उसने तो कितने साल के लिए उधार दिया है? 2 वर्ष के लिए। अगर 2 वर्ष के लिए उधार दिया है तो अगर एक वर्ष में उसका जो प्रॉफिट है वो 2.25% बैठ रहा है तो 2 वर्ष में कितना प्रॉफिट बैठेगा? 2.25 का डबल करेंगे तो 4.5% आ जाएगा। तो 4.5% उसको प्रॉफिट होगा। और 4.5% किसका निकालोगे आप? 5,000 का आप 4.5% निकाल लोगे। 5,000 गुना 4.5% निकालना है तो बट्टे में 100 कर सकते हैं आप। अगर आपको ये नहीं करना था तो आप ऐसे भी कर सकते थे बिल्कुल इजीली। मैंने आपको परसेंटेज निकालना सिखाया। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, इस वाले पॉइंट से ये वाली जीरो कैंसिल। 45 गुना 5 होता है 225 रुपए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अरे बात समझ में आ रही है क्या आपको? मैंने कहा जब भी सिंपल इंटरेस्ट में हो, मान लो आज मैं सिंपल इंटरेस्ट में आपको ये कहता हूं कि मैंने आपसे पैसा लिया 10% इंटरेस्ट पर और मैंने किसी और को पैसा दिया 12% इंटरेस्ट पर, तो मुझे पर ईयर कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? 2%। अगर ये CI की कहानी होती तो शायद कुछ बदल रहा होता, लेकिन जब सिंपल इंटरेस्ट की कहानी है तब यहां पर बिल्कुल चीजें सिंपल रहेंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आता, एक्स्ट्रा कोई ब्याज नहीं मिलता, फेक मूलधन पे हम काम नहीं करते। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर जानने वाली है तो आप उस पर बिना फॉर्मूले के भी काम कर सकते हो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अजीब सी है, मतलब 3.37%, 4.87%, 4.57%, इस तरीके की रेट ऑफ इंटरेस्ट है जब जिन पे आप काम नहीं कर सकते, तब तो आपको फॉर्मूला लगा लेना चाहिए। अगर आप फॉर्मूले से बचना चाहते हैं तो पहले देखिए सवाल पढ़ेंगे। सवाल पढ़ने से आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा। और ये सवाल पढ़ने का जो तरीका है ना, ये सवाल पढ़ना जो है ये आपको एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लेनी है। इसकी एग्जाम में जाके आप इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एग्जाम में अगर आप बैठे हैं और आपने सिंपल इंटरेस्ट मान लो कम पढ़ रखा है तो भाई आप PRT परसेंट पे काम कर लीजिए, आपका सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर से आने से पहले आप अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि मैं किस में तो इजीली चला जाऊंगा, किस में मैं फॉर्मूले से जाऊंगा, जब आप ये प्रैक्टिस पहले कर लोगे तब आपको एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है कि 7300 रुपए का 7300 रुपीज का 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक, जिसमें दोनों दिन सम्मिलित। अच्छा, ये दोनों दिन सम्मिलित की कहानी क्या है जी? जब भी आप मेरी एक बात समझेंगे, जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, साधारण ब्याज की बात करेंगे, साधारण ब्याज की बात करेंगे, या अगर हम CI में भी बात करेंगे, तो आप ये समझिएगा कि जिस दिन आप बैंक में पैसा जमा करते हैं,
जिस दिन आप बैंक में पैसा जमा करते हैं वह दिन काउंट नहीं होता है, वह दिन नहीं गिना जाता है, वह दिन नहीं गिना जाता है, वह दिन काउंट नहीं होता है। लेकिन जिस दिन आप पैसा विड्रॉल करने पहुंचते हो वो दिन काउंट होता है, यानी उस दिन पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप ये समझिए, यहां पर इसने इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है दोनों दिन सम्मिलित। अगर वो ये चीज नहीं लिखता तो मैं एक दिन कम मानकर चलता जिस दिन उसने जमा किया। अभी मैं दोनों डेट को इंक्लूड करूंगा, 11 मई भी मेरे को इंक्लूड करनी पड़ेगी और 10 सितंबर भी मेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा। दोनों के दोनों दिन सम्मिलित करने पड़ेंगे। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, आपको इसमें PRT% लगाना है, बस होमवर्क है आपके लिए। आपको इसमें बस PRT% लगाना है। आपको पता है कि यहां पर मेरे को पहली बात तो रीजनिंग अगर आप पढ़ते हैं तो 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक आपको डेज काउंट करने पड़ेंगे। फिर आपको SI का नॉर्मल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, P × R × T/100। मैंने कहा था जब आपका रेट और आपका टाइम ऐसा आ जाएगा, कुछ अजीब सा आपको लगे, डेज में दे दिया या कुछ घंटे में दे दिया, तब आप इस तरीके के सवाल को करने के लिए किस तरीके से करेंगे, आप सवाल को करने के लिए PRT% का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं देखना चाहूँगा कि आप कितने बेहतरीन तरीके से PRT% का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो अगर आपका इस क्वेश्चन में डाउट आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आप इसको हल कर सकते हैं इजीली तो मेरे को सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ लिखा है कि ए ने 2 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज पर B से ऋण लिया और ब्याज सहित उसे 1,08,64 रुपये चुकाए। तो ए द्वारा लिए गए ऋण की राशि क्या है? ये भी आपके लिए होमवर्क है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ। ये मैंने अभी बताया, यहाँ अमाउंट निकलेगा, अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हमने अमाउंट वापस किया है, आप प्रिंसिपल मान लीजिए 100%, 8% साधारण ब्याज है। कितने सालों के लिए है? 2 सालों के लिए। तो 116% की वैल्यू है, 100 की निकालनी है। मैंने आपको वर्बली बता भी दिया, बस आपको फटाफट कैलकुलेशन करके मेरे को आंसर देना है कमेंट में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। लिखा है कि यदि x रुपए पर A% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपए पर A² % दर से m² वर्षों के लिए है, तो x/y का मान ज्ञात करें। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, क्या ऐसे सवाल को देखने के बाद आपको लगता है कि आप इस पे बिना PRT के सवाल कर सकते हैं? क्या ये रेट आपके जानने वाली है A²%? क्या इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं? ये मैथमेटिकल लैंग्वेज ही नहीं है। इसका मतलब जब वर्बल आ जाएगा तब मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चलेगा। मैं ऐसे सवालों को देखते ही PRT% लगाने की कोशिश करूंगा। सवालों को कैटेगराइज्ड कर देना है आपको। सवाल देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए PRT लगाऊं या ऐसे कर दूं। तो आप ऐसे सवाल देखते ही जहां पर A, B, X, Y में बात चल रही है वहां पर तो आप PRT% लगाइए। उसने कहा x रुपए पर A% की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज, तो हम साधारण ब्याज निकालते हैं। SI बराबर PRT%। तो मैंने कहा P कितना है? प्रिंसिपल है x रुपए, R कितनी है? R है A%, और कितने वर्षों का ब्याज चाहिए? m वर्षों का ब्याज चाहिए, बटे में 100 लिख सकता हूं। SI बराबर P × R × T/100। फिर उसने कहा साधारण ब्याज, ये जो साधारण ब्याज है ये उतना ही है मतलब बराबर कितने रुपए पर? y रुपए पर कितने % दर से A², कितने वर्षों का? m² वर्षों का, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 100। उसने कहा ये दोनों ऐसा ही आपस में बराबर हैं। x रुपए पर A% दर से m वर्ष का, y रुपए पर A² % दर से m² वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तो ऐसा किया हमने 100 से 100 हटाया, हमने a से a की पावर हट जाएगी, m से m की पावर हट जाएगी। तो आपने देखा ये लिखा हुआ है x बराबर है y इंटू में am के बराबर है। आपसे पूछा गया x/y, तो आप y को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा am, और नीचे आप 1 मान सकते हैं। तो x/y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी am/1। आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने ये कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, ये मात्र एक लाइन की कैलकुलेशन है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए था कि जब आपके सामने वेरिएबल पे सवाल आएगा तो आपको PRT% पर जाना होगा।
आप इस पर डायरेक्टली कोई भी दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि दिमाग लगाओगे तो बेवजह टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर ऐसा अगर आपने कहा कि SI सिंपल लगाना है तो SI का फॉर्मूला आपको पता है, PRT%। वेरिएबल आप देख रहे हो, देखते ही पता लग जाएगा PRT% निकालना है। उसने कहा साधारण ब्याज उतना ही है, मतलब दो स्टेटमेंट दी गई है, दोनों से SI निकालूंगा, बराबर रख दूंगा, कुछ ना कुछ निकल के पहुंचेगा मेरे पास। समझ में आ रही है बात? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में 1012 रुपये हो जाती है और 4 वर्ष में 1067 रुपये 20 पैसे हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? जब आप बेसिक पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था। यहां पर लिखा हुआ है, मेरे सामने कोई भी प्रिंसिपल रहा होगा, ये वैल्यू जो है वो 2.5 साल के बाद 1012 रुपये हो गई है, और 4 साल के बाद मतलब 1.5 साल और बढ़ गया, 1.5 ईयर बढ़ने के बाद ये वैल्यू जो है वो 1067.20 रुपये हो गई है। आपसे पूछा गया है बताइए साधारण ब्याज की दर क्या है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब भी साधारण ब्याज की दर पूछेगा तो प्रिंसिपल लाना अनिवार्य है। क्या आपके सामने प्रिंसिपल है? क्या आपके सामने इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना है। तो देखेंगे 1.5 साल में ये पैसे कितने बढ़ चुके हैं, डिफरेंस निकालेंगे यहां से यहां तक का। तो 7 में से 2 गए 5, 6 में से 1 गया 5, तो 55 रुपये 20 पैसे का डिफरेंस है। कितने साल का है ये? 1.5 साल का डिफरेंस कितना बैठ रहा है? 55 रुपये 20 पैसे। तो आप लिख सकते हो 1.5 साल को आप 3/2 भी लिख सकते हो। 3/2 वर्ष के बाद आपका डिफरेंस निकला है 55.20 रुपीज। 3 से आप इसको हटाएंगे तो 3 एकम 3, 2, 3 अठे 24, 3 चौक 12, 18.40। जब आप 2 की गुना इधर कर देंगे तो 1 वर्ष में जो डिफरेंस आएगा प्यारे बच्चों, 1 वर्ष में जो डिफरेंस आएगा वो 2 की मल्टीप्लाई आप जब इधर करेंगे तो आएगा 36 रुपये 80 पैसे। आपने देखा कि 1.5 वर्ष में यानी 1.5 ईयर में आप अगर कहना चाहें तो 1.5 ईयर में 1.5 वर्ष का जो डिफरेंस आया वो आया आपके सामने 55 रुपये 20 पैसे, और 1 वर्ष का डिफरेंस कितना आया? 36 रुपये 80 पैसे। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं, 1.5 ईयर का जो डिफरेंस था वो था 55 रुपये 20 पैसे। 1 वर्ष का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है हमारे सामने 36 रुपये 80 पैसे। तो अगर आप टोटल ऐड करना चाहें तो आपके सामने 2.5 वर्ष का टोटल डिफरेंस आ जाएगा। ये टोटल डिफरेंस कितना बैठेगा? ये 1 रुपया हो जाएगा। 6 5 11, 5 3 8 और 1 9 91 और 92 रुपये का डिफरेंस बैठेगा। अगर 2.5 साल में 92 रुपये बढ़े होंगे तो अगर 1012 में से आप 92 हटा देंगे तो आप माइनस कर सकते हैं। 1012 माइनस 92, 0, 11 में से 9 गए 2, 920 रुपये। तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल रहा होगा ये 920 रुपये रहा होगा, क्योंकि 920 रुपये पर 2.5 साल में 92 रुपये बढ़े होंगे, और बढ़ने के बाद पैसे कितने हुए होंगे? 1012। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हो, गुणा कर पा रहे हो, भाग कर पा रहे हो, तो ये सवाल बहुत आसान है। पिछले क्लास में भी हमने इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ा है। अब आप बताइए मेरे को 1 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिला था? 36 रुपये 80 पैसे। प्रिंसिपल कितना निकाल लिया आपने? 920 रुपये। आप यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 36 रुपये 80 पैसे आपको कैलकुलेट करना है 920 पर, परसेंटेज के लिए गुना में 100, ये दोनों यहाँ से हटा देंगे पॉइंट, 0 से 0 आप 4 बार इसको काट सकते हैं तो ये आएगा 4% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ रही है मेरी बात? बात कैलकुलेशन समझने की है। कैलकुलेशन तो समझ में आ जाएगी। आपको समझना क्या था? समझना आपको ये था कि साधारण ब्याज में अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो आपको सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल आएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत आसानी से आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी? कौन सी धनराशि 5 वर्षों में 520, 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे धनराशि पूछी गई है, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो आप देखें कोई भी प्रिंसिपल रहा हो,
ये 5 वर्ष के बाद कितना हो गया 520 रुपए, और ये 7 वर्ष के बाद मतलब 2 साल बढ़ने के बाद ये कितने हो गए हैं 568 रुपए हो गए हैं। तो आप बता सकते हो कितने रुपए बढ़ गए हैं 48 रुपए बढ़ गए हैं। कितने वर्ष में 2 वर्ष में। तो 1 वर्ष में बता सकते हैं आप, 1 वर्ष में बढ़ेंगे 24 रुपए। अगर 1 साल में 24 बढ़े तो पिछले 5 साल में कितने बढ़े होंगे, तो 5 साल की कहानी निकाल लीजिए। 1 साल में 24 तो 5 साल में 120 रुपए। अगर 5 साल में 120 रुपए बढ़े हैं तो 120 रुपए अगर मैं 520 में से माइनस कर देता हूं तो यहां पर कितने रुपए आएंगे 400 रुपए। तो आपका जो प्रिंसिपल होगा वो होगा 400 रुपए। ये इस तरीके का क्वेश्चन बहुत फेमस है सिंपल इंटरेस्ट में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो एक आसान सा सवाल आपके सामने आएगा, तो आप यहां से क्वेश्चन इजीली हल कर पाएंगे। बस आपको ये समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है तो भी यही कॉन्सेप्ट है, अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है तो भी यही इसी तरीके का कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन का। आप लैंग्वेज पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बच्चे शारदा पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं, जो क्लास में मेरे से ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर उनको बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो अपनी बुक में जाइए, इस तरीके के क्वेश्चन की टाइप देखिए, कौन कौन सी टाइप में इस तरीके के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो पूरी की पूरी टाइप करें आप। उनमें से कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चे हम आज तक की जो कहानी है वो यहीं तक रोकते हैं, और आपके लिए एक सबसे बढ़िया बात यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूपीएसआई के लिए मैं एक बैच लाने वाला हूं इस महीने के एंड में, या तो एंड वीक में या तो अगले महीने के स्टार्टिंग वीक में ही मैं अब यूपीएसआई के लिए एक बैच पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल 15 दिन तो ये समझ लीजिए, 15 दिन तो हमारा बिल्कुल बेसिक ही चलेगा। अगर हमें कैलकुलेट करना नहीं आता, गुणा करनी नहीं आती, भाग करना नहीं आता, जोड़ना नहीं आता, घटाना नहीं आ रहा, मिस फ्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं पता, डेसिमल के बारे में कुछ नहीं पता, रूट लेना नहीं आता, क्यूब रूट लेना नहीं आता, आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं आता, तो हम इसको पढ़ेंगे कम से कम भी 10 से 15 दिन में। तो आप ये समझिए कि हम जब इस महीने का एंड आएगा, यानी जैसे ही जून की शुरुआत होगी, तो आपके लिए एक बेहतरीन सा कोर्स मैं सामने आपके रखूंगा। आप उससे बस लगातार पढ़ते जाएंगे। जिसका मैथ कमजोर है, जिसको लगता है ना कि मेरे को तो मैथ आता ही नहीं, जिसको बिल्कुल मतलब मन से हारा बैठा, भाई मैं तो मैथ कर ही नहीं सकता यार, 10 नंबर आते हैं 50 में से, उस 10 वाले की गारंटी यह है कि वो 40-45 पे कब पहुंच जाएगा उसे भी नहीं पता चलने वाला। लेकिन शर्त यह है कि जितना काम डेली मिलेगा उतना काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, या जो भी आपके लिए मैं काम दूंगा, आपको वो सारे काम सोचने पड़ेंगे और बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ेगा। मतलब जो मैं कह रहा हूं उसको मानकर आप हल करेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है आपके सामने इजीली हल होता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसी तरीके से हमें मेहनत करनी है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अगर आपकी कोई क्वेरी आती है तो आप मेरे से जीमेल पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, फेसबुक पे भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।